नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की क्लास में आप लोगों का एक टेस्ट लिया जाएगा। तो टेस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं कि आज के टेस्ट में प्रश्नों की कुल संख्या 25 है और हर प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और उसके बाद आपको सही आंसर बताया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी इस टेस्ट को जरूर दें और टेस्ट के एंड में आप लोग बताइएगा कि 25 में से कितने प्रश्न आपके सही गए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आज के टेस्ट को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना गया है। भारतेंदु युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग और द्विवेदी युग। तो आप लोग पहले अपना आंसर सोच लीजिए। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, छायावाद युग से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है, छायावाद युग से। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है जयशंकर प्रसाद को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को या रामधारी सिंह दिनकर को। तो पहले आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा कि क्या आंसर सही होगा। आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसे कहा जाता है। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र या बाबू गुलाब राय। तो देखिए, शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर कौन थे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, पहले आप लोग अपना आंसर देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर आंसर बता दूं, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि शांति निकेतन में हिंदी अध्यक्ष पद पर थे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आता है महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान गीतियां या मुक्तक काव्य। तो पहले आप लोग अपना आंसर देख लीजिएगा कि क्या राइट आंसर होगा। प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुक्तक काव्य, जो कि प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आता। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। महाकाव्य, खंड काव्य, आख्यान गीतियां ये जो है प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती हैं। मुक्तक काव्य प्रबंध काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है सन 1940, सन 1943 या सन 1953 या सन 1959। तो देखिए, पहले आप लोग अपना आंसर देख लीजिएगा कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। देखिए, इस प्रश्न का मैं आपको आंसर बता दूं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा, सन 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। याद रखिएगा, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1943। ऑप्शन बी राइट होगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है। आपको बताना है कि नूतन ब्रह्मचारी जो रचना है इसकी विधा क्या है। जीवनी है, आलोचना है, उपन्यास है या नाटक है। तो आप लोग पहले अपना आंसर सोच लीजिए। नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नूतन ब्रह्मचारी जो रचना है इसकी विधा है उपन्यास। और इसके लेखक में आपको मैं बता दूं, याद रखिएगा, नूतन ब्रह्मचारी जो कि उपन्यास है, इस उपन्यास के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है, याद रखिएगा, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट। तो यहाँ पर आप रचनाकार भी याद रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट इस रचना के लेखक हैं। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रताप पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, गणेश शंकर विद्यार्थी या बद्री नारायण चौधरी। तो आपको बताना है कि प्रताप पत्रिका के संपादक कौन है। तो पहले आप अपना आंसर देख लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर बता दूं, प्रताप पत्रिका के जो संपादक हैं वह हैं गणेश शंकर विद्यार्थी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और प्रताप पत्रिका आप याद रखिएगा, एक साप्ताहिक पत्रिका थी, जो कि इसका प्रकाशन अगर स्थान आपसे पूछा जाए तो कानपुर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, प्रताप पत्रिका के संपादक हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, कानपुर से यह प्रकाशित होती थी। ठीक है, और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि मासिक पत्रिका थी या दैनिक थी। तो याद रखिएगा, यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी, इसका प्रकाशन कानपुर से हुआ था और इसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैरों में पंख बांधकर किसकी कृति है। राम वृक्ष बैनीपुरी, डॉक्टर संपूर्णानंद, मोहन राकेश या वासुदेव शरण अग्रवाल। तो देखिए, पैरों में पंख बांधकर रचना को लिखने वाले जो लेखक हैं मैं आपको बता दूं, पैरों में पंख बांधकर
जो रचना है इसको लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी ने, यानी पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, पैरों में पंख बांधकर कृति को लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी ने। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आकाश गंगा कृति के लेखक हैं, तो देखिए पहले आप लोग अपना आंसर देख लीजिएगा कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा, बालकृष्ण शर्मा या रामधारी सिंह दिनकर। तो आकाश गंगा कृति को किस लेखक ने लिखा है? तो देखिए मैं आपको इस प्रश्न का सही उत्तर बता दूं, आकाश गंगा जो कृति है इसको लिखने वाले जो लेखक हैं वह है राम कुमार वर्मा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आकाश गंगा कृति के लेखक कौन है? राम कुमार वर्मा है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है? रामधारी सिंह दिनकर को, सुमित्रा नंदन पंत को, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद। तो देखिए यह टेस्ट के साथ साथ आपकी होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो आप लोग अपना आंसर सोच लीजिएगा। रामधारी सिंह दिनकर को, सुमित्रा नंदन पंत को, महादेवी जी को या जयशंकर प्रसाद को। तो सरल प्रश्न है, प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है या कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पतंग अनंत से के रचनाकार हैं? राम नरेश त्रिपाठी, अशोक वाजपेयी, श्रीधर पाठक या भवानी प्रसाद मिश्र। तो देखिए एक पतंग अनंत से, यह जो रचना है इसको लिखने वाले जो लेखक हैं वह कौन है? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक वाजपेयी। याद रखिएगा, एक पतंग अनंत से इस कृति को, इस रचना को जो लिखने वाले जो लेखक हैं वह है अशोक वाजपेयी की यह रचना है एक पतंग अनंत से। ठीक है, याद रखिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल दिया है? मिश्र बंधु ने, राहुल सांकृत्यायन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। तो देखिए आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा कि आदिकाल का जो नाम है वो अपभ्रंश काल दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम किसने दिया है? गुलेरी जी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीर गाथा काल की विशेषता है? तो देखिए ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। टेस्ट में इसलिए इसको लिया गया था कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। वीर गाथा काल की विशेषता है नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण या युद्ध का सजीव चित्रण या मुक्तक काव्य। तो देखिए वीर गाथा काल की विशेषता क्या है? तो पहले आप लोग अपना आंसर देख लीजिएगा, सोच लीजिए क्या आंसर है। वीर गाथा काल की जो विशेषता है ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, युद्ध का सजीव चित्रण। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वीरगाथा काल की विशेषता क्या है? युद्धों का सजीव चित्रण। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साकेत रचना की नायिका कौन थी? राधा, उर्मिला, द्रौपदी या यशोधरा। तो देखिए इस प्रश्न का जो भी राइट आंसर है पहले आप लोग सोच लीजिएगा, मैं आपको प्रश्न का आंसर बता दूं। साकेत रचना जो कि मैथिली शरण गुप्त की है, इसकी नायिका कौन थी? तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उर्मिला, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा साकेत रचना के जो लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त हैं और इस रचना की जो नायिका है वह है उर्मिला। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकगीतों का संग्रह है, लोकगीतों का संग्रह है कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत, वीरांगना या मानसी। तो आपको बताना है कि लोकगीतों का संग्रह इनमें से कौन सी रचना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्राम्य गीत। ठीक है, याद रखिएगा लोकगीतों का संग्रह ग्राम्य गीत है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां किसी वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है वहां होता है रूपक अलंकार या अनुप्रास अलंकार, उपमा या यमक। तो देखिए आपको बताना है कि जहां किसी वस्तु की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक, अनुप्रास, उपमा या यमक। तो आपने अलंकार के बारे में पढ़ा होगा, तो ये प्रश्न आपके लिए काफी सरल प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा कि जहां किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहां पर होता है उपमा अलंकार। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है कि किसी वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं।
रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं 25, 21, 24 या 22। तो देखिए ये भी प्रश्न आपकी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती हैं 25, 21, 24 या 22। तो मैं आपको बता दूं, पहले आप लोग सोच लीजिएगा कि आंसर होगा। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 24। ठीक है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं 24। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपदेश शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, आपको बताना है कि उपदेश में उपसर्ग क्या है, आ है, अ है या उप है या अन है। तो सरल प्रश्न है, उपदेश में उपसर्ग क्या होगा, ऑप्शन सी उप। ठीक है, सरल प्रश्न है, उपदेश में उपसर्ग हो जाएगा उप। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व पद संख्यावाची किस समास में होता है। तो यह प्रश्न समास से लिया गया है कि पूर्व पद संख्यावाची किस समास में होता है, तत्पुरुष में, कर्मधारय में, द्विगु या द्वंद्व। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, आप लोग आंसर देख लीजिएगा। पूर्व पद संख्यावाची किस समास में होता है, तत्पुरुष में नहीं, कर्मधारय में नहीं। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्विगु समास में। ठीक है, यहाँ पर राइट हो जाएगा द्विगु। पूर्व पद पूछा है यहाँ पर कि पूर्व पद संख्यावाची होता है किस समास में, तो राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास में। जो पहला पद होता है वह संख्यावाची होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किवाड़ का तत्सम रूप है, आपको बताना है कि किवाड़ का तत्सम रूप क्या होगा, करपट, कबाड़, कपाट या किवाड़। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा, आप लोग देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। किवाड़ का तत्सम रूप क्या होना चाहिए, करपट होना चाहिए या कबाड़ होना चाहिए, कपाट या किवाड़। तो देखिए किवाड़ का तत्सम हो जाएगा कपाट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किवाड़ का तत्सम रूप क्या होगा, कपाट। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो आपको बताना है कि गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है, भागीरथी, कालिंदी, सुरसरिता या देवनदी। तो देखिए पर्यायवाची की बात की जाए तो गंगा का जो पर्यायवाची होता है भागीरथी भी होता है, सुरसरिता भी होता है और देवनदी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कालिंदी, जो कि गंगा का पर्यायवाची नहीं है। गंगा का पर्यायवाची कालिंदी नहीं है, कालिंदी जो पर्यायवाची है यमुना का है। ठीक है, याद रखिएगा गंगा के पर्यायवाची हैं भागीरथी, सुरसरिता और देवनदी। कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, ना कि गंगा का। ठीक है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्कर्ष का विलोम शब्द होगा, ऑप्शन दिए गए हैं अकर्ष, अपकर्ष, आकर्ष या अनुत्कर्ष। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आप लोग अपना आंसर देख लीजिएगा। उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा अपकर्ष, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। ठीक है, याद रखिएगा उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, अपकर्ष। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी परीक्षा हो रही है एक शब्द होगा, तो आपको बताना है कि जिसकी परीक्षा हो रही है इसके लिए एक शब्द क्या होगा, विद्यार्थी, परीक्षार्थी, शोधार्थी या परीक्षक। तो आप लोग अपना आंसर देख लीजिएगा। जिसकी परीक्षा हो रही है के लिए एक शब्द होता है परीक्षार्थी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जिसकी परीक्षा हो रही है के लिए एक शब्द क्या होगा, परीक्षार्थी। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 13 करना मुहावरे का सही अर्थ है, खूब कमाना, ठीक से गिनती नहीं करना, बिखेर कर रख देना या विश्राम करना। तो देखिए 3 13 करना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बिखेर कर रख देना या तितर बितर कर देना। तो 3 13 करना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा बिखेर कर रख देना। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय का संधि विच्छेद है, देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी विद्या प्लस आलय। ठीक है, याद रखिएगा विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये था आज के टेस्ट का लास्ट प्रश्न। तो आप लोग बताइएगा कि आज का टेस्ट आप लोगों का कैसा रहा, यानी 25 में से कितने प्रश्न आप लोगों के सही गए। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।